जय किरण, अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज, क्योंकि नेट का काम नहीं कर पा रहा था। लास्ट टाइम मैंने इतना पढ़ा था हम लोगों ने, और अभी हम इसके आगे देखेंगे। क्लियर है? तो आप ये आपके पास स्क्रीन आ गई? स्क्रीन आ गई ना? ओके बेटा, अनुष्का, चलते हैं आगे। देखो, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसमें अभी थोड़ी सी बात इसमें बाकी है, ज्यादा नहीं बाकी है। तो हम बात करने हैं किसका, एक्स सी टू के बारे में करने वाले हैं। जैसे हमने इन सी टू किया था कंजर्वेशन, वैसे अभी बात करेंगे एक्स टू, मतलब उनको उनकी प्लेस से निकाल के कहीं और करने की बात आ रही है यहाँ पर, है ना? देखो यहाँ पर बात करेंगे एक्स सी टू कंजर्वेशन के बारे में। देखते हैं। एक्स सी टू का मतलब एक चीज तो समझ में आई हमें कि हमको उनकी जगह से निकालना है, नेचुरल हैबिटेट से निकालना है, और कहीं और सेटअप बना के वहां पे रखना है। क्लियर है ना? मीन्स जहां पर ही जैसे पहले उनका नेचुरल हैबिटेट था, हैबिटेट से निकाल के, है ना, आप कह सकते हो जो भी इनका नेचुरल हैबिटेट है, आप इन्हें यहाँ से निकालोगे कि यहाँ पे ये रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो हम इनको किसी और आर्टिफिशियल जगह पर लेके आए, जहां पर इनको रखें, है ना, आर्टिफिशियल जगह पर लेके आते हैं जहां पर इनको रखें। यहाँ रखने से क्या फायदा होगा? क्या आप इनको केयर पर दे पाओगे? आप जो इनके प्रेडेटर्स हैं उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर पाओगे। क्लियर है? हाँ या नहीं, ये बात समझ में आई? एक्सीटो को मतलब समझ में आया क्या? कोई भी ऐसा एनिमल जो जो कंडीशन किस में है, जो थ्रेटेंड है ना, एनिमल है, इसको हम यहाँ से, इसके यहाँ से निकाल के आर्टिफिशियल जगह पे लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? जिससे हम उसको केयर प्रोवाइड कर पाए। केयर क्या कैसे हो आप, स्पेशल केयर कह सकते हो, यहाँ पर इनको आप प्रोवाइड कर पाते हो, इनको एक अच्छा मीडियम देते हो, और यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाते हो, जिससे इनकी जनरेशन क्या होती है, ग्रो होती है। क्लियर है? जिससे इनकी जनरेशन यहाँ पर क्या होगी, ग्रो होगी, और जब नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो इनको हम इनके नेचुरल हैबिटेट में डालते हैं, वो वापस डालते हैं। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से हैं एक्सी2 के। अगर हम बात करें एक्सी2 कंजर्वेशन की जो एग्जांपल्स है ना, उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो, पहला क्या है, जैसे हमारे पास आप सभी जू में गए हैं, मीन्स जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स है ना, जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, आप सभी यहाँ पर गए होंगे। ठीक है? बॉटनिकल पार्क बहुत ढेर सारे हैं, इंडिया में भी कुछ है, जैसे एक लखनऊ में हमारे यहाँ पर है बॉटनिकल पार्क। ठीक है? इसके अलावा जहाँ पर हम प्लांट्स वगैरह को साथ में रखते हैं एक साथ, और उनके साथ में एनिमल्स भी कह सकते हो, तो और वेटा भी होते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम तो आप देख ही रहे हो, घर में भी होता है, आप लोग करते हो, लेकिन यहाँ पर हम एक्वेरिया के बारे में बात करें, जो प्लांट्स जिनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बड़े एरिया में। ठीक है? और अक्सर आप लोगों ने टूर बनाया होगा, है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का, जहां पर हम लोग घूमने भी जाते हैं, देखा होगा आपने। तो ये भी एक इसका प्रोटेक्शन का तरीका है। क्लियर? हाँ या ना? इतनी सी बात समझ में आ गई? तो चलो इसमें दो तीन पॉइंट और बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है। ठीक है? अब जैसे बहुत ढेर सारे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं वाइल्ड लाइफ में, उनको हम कहाँ पे रखेंगे, जूलॉजिकल पार्क में रखेंगे। राइट? उनको हम क्या करते हैं, एक्टिव कंजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? तो यही पॉइंट जो मैंने आपको बोला है, मैं यही छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ बस। मेनी एनिमल्स
that have become extinct in wild condition. Or maintained still इन जूलॉजिकल कंडीशन या जूलॉजिकल पार्क्स, जो मैंने आपको बात की अभी, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है, ठीक। इसके अलावा एक और टर्म आता है यहाँ पर, जो मैं आपको बताता हूँ। तो टर्म आता है, देखते हैं यहाँ पर, हम इसे बोलते हैं क्रायो, एक मिनट, क्रायो प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। क्रायो वर्ड वहां पर लिखते हैं जहां पर कम टेम्परेचर की बात आती है, ठीक है। टेक्निक वहां पर है जहां पर कम टेम्परेचर की बात आती है। तो ये टेक्निक में हम क्या करते हैं, जैसे कुछ गेमीट्स है थ्रेटेंड स्पीसीज के, तो उनको वाइबल कंडीशन में रखते हैं या फर्टाइल कंडीशन में रखते हैं, क्लियर है, जिनका हम इन विट्रो क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, क्लियर है। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैं बात करता हूँ। दिस टेक्निक बहुत ही इजी है, ठीक है। नाउ प्रिजर्व क्या करेंगे, गेमिट्स वगैरह का, ठीक है, किसके, थ्रेटेड स्पीसीज के, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनको हम बाद में फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी बहुत सी कंडीशन ऐसी चली, ह्यूमन भी क्या करते हैं, अपने गेमिट्स को, मतलब जैसे स्पर्म और ओवा को क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, और उसको बाद में जो है एक्टिवेट करके फिर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। मतलब आफ्टर, जो कुछ लोग होते हैं ना जो कैरियर के पीछे बहुत ज्यादा अपने वो होते हैं कि नहीं कैरियर मुझे जरूरी है, ऐसा है वैसा है, तो उनके पास अगर पैसा है तो क्या करते हैं, अपने स्पर्म और ओवा को भी प्रिजर्व करा देते हैं, जिससे कि बाद में उसको एक्टिवेट करके वो समय आने पे उससे माँ बाप बन सकते हैं, राइट। और ये एक को क्या कर सकते हैं, कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो वाइल्ड कंडीशन में प्रॉब्लम में होते हैं उनका हम स्पर्म या ओवा क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जिससे इन फ्यूचर जब कभी हम चाहें तो उनको यूज कर सके और उनसे उनका प्लांट बना सके, ठीक है। तो इस कल्चर मेथड में आपने टिश्यू कल्चर मेथड भी पढ़ा होगा, तो इसी में हम एक छोटी सी बात वो भी रख देते हैं, ठीक। बात समझ में आया, देखो यहाँ पर टिश्यू कल्चर मेथड। अब आपको मालूम है ना, टिश्यू कल्चर मेथड कई जगह पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई प्लांट है तो उसके लिए भी यूज करते हैं, समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लांट है जिसके अंदर मेल बहुत नहीं बचे हैं या पॉलिनेटर नहीं बचे हैं, तो उनको हम उनके सोमेटिक बॉडी से सेल से लेके उनको प्रिजर्व कर लें और बाद में हम उससे बना सकते हैं, प्लांट्स बना सकते हैं, राइट, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज करके। बात समझ में आई, प्रोपोगेट, प्रोपोगेट प्लांट, ठीक है। इसमें आपने ये भी पढ़ा होगा सीड बैंक के बारे में। सीड बैंक क्या करता है कि इसमें हम लोग कुछ प्लांट्स के सीड को, ओरिजिनल सीड को रखते हैं, जैसे कि अभी हम हाइब्रिड करा रहे हैं ना, तो वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओरिजिनल सीड को अभी जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको रख देते हैं, रिजर्व करते हैं, और समय आने पर उनमें हम चेंजेस करके या उनका यूज करके नए प्लांट्स को बना सकते हैं, राइट, समझ में आई बात। जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है, ऑफ कम्युनिटी,
इम्पोर्टेंट प्लांट, बहुत से ऐसे प्लांट है जिससे जिसके बिना कम्युनिटी नहीं चलती, हमारी लाइफ भी नहीं चलती। क्लियर है, ये बात समझ आएगी बेटा, हाँ या ना? ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको नहीं समझ में आया हो। चले, अब हर जगह पर जैसे अभी आपने देखा है कि हमारे पीएम जो है आउट ऑफ इंडिया गए हुए, तो वो इंडिया क्यों बाहर, यहाँ से बाहर क्यों गए इस टाइम पे? क्योंकि अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट पे एक चर्चा हो रही है, उसी पे वो गए वाले हैं, राइट। और उसमें एक ऐसा बनाया गया है कि हमें 2060 से पहले सारे के सारे जितने कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हो, मतलब उपयोगिता कर जितना यूज हो रहा है, ऐसी चीजें जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं उनका कम से कम किया, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। क्योंकि अगर हमने नहीं कम किया तो आने वाले टाइम में सीशोर एरिया के पास वाले जो प्लांट्स और मतलब जो लैंड होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडिया में भी क्या होता है, टाइम टू टाइम इसके लिए इंडिया में भी कुछ ना कुछ रूल्स बनते रहते हैं, राइट। और वर्ल्ड लेवल पे भी बनते रहते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? और इस कंजर्वेशन के बारे में जब बात करें तो इसको कोई नेशनल ऐसा नहीं कि एक देश ही फॉलो करेगा दूसरा नहीं, सबको फॉलो करना पड़ता है, कोई इसमें बाउंड्रीज नहीं है, राइट। तो छोटा सा एक मैं पॉइंट यहाँ पर वही लिखता हूँ, कंजर्वेशन बायोसिटी इज, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं ना, इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अर्थ पे रहता है ह्यूमंस, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर की, राइट। ठीक है, ऑफ ऑल द नेशन, समझ में आया? ऐसा नहीं कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। ठीक, बात समझ में आया? अब इसके ऊपर जो सबसे पहले समिट हुई है उसके बारे में बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो एक इस पे अभी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वैसा ही पहले भी हुआ है, द अर्थ समिट। ठीक है, और ये किस पे था? इसी पे, कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे था। ठीक है, ये पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो सबसे पहले याद रखना ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पर हुआ था, कब हुआ था बेटा? 1992 में हुआ था, राइट। यहाँ पर सबसे पहले बात हुई थी और कहा गया था जो भी ऐसे सोर्सेज जिनको हम सस्टेन कर सकते हैं उन सोर्सेज को सस्टेन करें जो एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। अभी जैसे कि हम लोग आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है? एनर्जी। और एनर्जी के लिए देखो इंडिया में भी कोल के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो कोल को अगर हम डिपेंडेंसी कोल के ऊपर छोड़ के एनर्जी के लिए हम अगर सोलर एनर्जी के ऊपर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमें सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम अभी उतनी अच्छी टेक्निक डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है और महंगी भी पड़ रही है ना। दूसरा देखो इसके बाद में क्या हुआ, एक और समिट के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड समिट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब हुआ ये? 2002 में, राइट। ये कहाँ पर हुआ? ये याद रखने वाली चीजें कहाँ पर हुआ, तो आप याद रखना जॉन जॉन, है ना, बर्ग में हुआ था। याद रखना आप, कहाँ पर है बताइए? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है ये? साउथ अफ्रीका में। और इसमें आप देखो नियर अबाउट 190 कंट्रीज के आसपास इसमें आई थी,
राइट। और इन्होंने कहा था हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात करेंगे। कब तक इन्होंने टारगेट किया था? 190 कंट्रीज आई थी, और जो टारगेट इसमें लिया गया था वो कब तक के लिए लिया गया था? वो लिया गया था 2010 तक के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? ध्यान रखना, कब तक की बात आई थी इसमें? 2010 तक हम इन्होंने कहा था ऐसा कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना? आगे आगे हर बार चलता जा रहा है। ठीक है। अब देखो, चैप्टर का हमारे पास इतना से लास्ट पोर्शन था, मैंने आपको कल भी बताया था, राइट। इसके बाद में बचता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज बचती है ना। और जो अपने पास बचता है कि कौन कौन सा, जैसे है ना अपने पास कि लायन पेट या कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क है, उसके नाम कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क है तो कहाँ पर है, जूनागढ़ में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो कहाँ पर है। ये सारी चीजें नाम याद करने पड़ेंगे आपको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखने की जगह, बताने की जगह, मैं सीधे ही, क्योंकि इसमें नाम ही याद करने हैं आपको, तो मैं एक आपको चार्ट फ्लो सेंड करता हूँ। और ऐसे अपने पीडीएफ, अपना जो हमारा कोचिंग का नोट्स है ना, मॉड्यूल है ना, उसमें भी देखोगे तो वहां भी ऐसे ढेर सारे नाम दे रखे हैं। तो उनमें से भी, और यहाँ मैं भेजता हूँ उनको, दोनों आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। तो उसके बाद में जब दोनों आप देखोगे, उसमें से सिर्फ नाम आपको याद करना पड़ेगा। ओके अनुष्का? ठीक है। और बाकी संदीप, अम्बरीश, अनुष्का, चेतनवीर, और कौन है, हरीश, है ना, हिताक्षी, जयकिरण, कोमल, रिधम, शीतल, नितिन। बेटा देखो, यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है फिनिश। इसमें जो भी चीजें बाकी है मैं आपको सेंड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ग्रुप पे शेयर करूंगा, राइट। और मैं चाह रहा था कि इसके बाद में एक चैप्टर जो आपका बचता है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज बचता है, वो हम खत्म कर ले। वो अगर खत्म होता है तो उससे क्या फायदा होगा, ये यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। क्लियर है ना? तो मुझे आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, और ये यूनिट खत्म हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल, मैं हर एक पीडीएफ सेंड करता हूँ, और इसका अगर ना मिले तो आप राहुल सर को बोलो एक बार, हर एक पीडीएफ में सेंड करता हूँ। ठीक है। मैं ओके, मैं पूरा का पूरा नोट्स एक बार दोबारा से शेयर कर लूंगा आपको, ये वाले। ठीक है। चलो, और जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, वो क्या होता है कि उसमें मेरे पास मल्टी अलग अलग बुक्स का एक मैंने कलेक्टिव नोट निकाल के रखा है ना, तो उनको आपको कराता हूँ, आपके नोट्स मॉड्यूल को देखते हुए, आपके शेड्यूल को देखते हुए, साथ में जो अपना नीट का कोर्स है ना उसको लेते हुए मैं ऐसा करता हूँ। तो उसमें आप लिखना ही पड़ेगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है। जो लिखाता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। हाँ, मैं करता हूँ। और नए चैप्टर में चलने से पहले मैं एक नया पेज ही स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है। और चैप्टर का नाम है हमारे पास, आपको मालूम ही है चैप्टर कौन सा है। और बहुत ही इजी चैप्टर है। बस, और इसकी जो समस्या है ना, इस चैप्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें नाम ज्यादा से है, और उन नाम को हमको देखना पड़ता है। और ये चैप्टर के बारे में तो आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, राइट। तो आप तब से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब क्लास 6 में थे तब से आप इस चैप्टर के बारे में बात करते आए। ठीक है। और यहाँ पर कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें हमें और करनी है बस, बाकी तो चैप्टर बहुत इजी है। क्लियर है? देखते हैं चैप्टर में है क्या क्या चीजें। पहले बात समझो एक चीज, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस अर्थ पे अगर आप देखो, बहुत ढेर सारी कम्युनिटी रहती है ना, कम्युनिटीज रहती कह सकते हो। इन कम्युनिटीज में ह्यूमंस भी पाए जाते हैं, और ये सबसे विनाशकारी अगर कोई कोई है
तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी। ठीक है, आपने देखा हमें हमारी जो बेसिक नीड्स है वो क्या है? हमें रहने के लिए शेल्टर चाहिए, राइट, हमें फूड चाहिए, हमें क्लॉथ चाहिए, है ना, हमें ये सारी चीजें चाहिए। तो हम इन सब चीजों के लिए डिपेंड किस पे है? नेचर पे। तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों का जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो सब कहाँ से करते हैं? नेचर से करते हैं। क्लियर? अब आप पिछले कुछ सालों में लगभग 100 साल के अंदर देखो, 100 क्या, अभी 120 साल मान लो, जो पहले ऐसे चला करती थी पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ, अभी के टाइम पे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है एकदम से सर्टेन ऐसे हो गया, राइट? उसका रीजन क्या है ऐसे हो रहा? क्योंकि अभी जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है ना, हमारी ग्रोथ इस पे बहुत ज्यादा हुई है माइक्रो लेवल पे। आप सबको समझ में आ रहा? और माइक्रो लेवल पे ऐसा होने की वजह से क्या हुआ है, अभी ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस एज तक पहुंच रही है? तो वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच रही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ह्यूमंस, या कह सकते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है अर्थ पे। क्लियर है? जिसकी वजह से अर्थ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्लियर? आप बोलते जाना। ठीक है, तो अब हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, हमें खाने के लिए फूड भी चाहिए, हमें कपड़े पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। इन सब की वजह से, ये बेसिक नीड है केवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब की वजह से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं, है ना। मिनिमम जो फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो हमें मालूम है 33% जो मिनिमम होना चाहिए, बट अभी हमारे यहाँ इंडिया में 23, 24 या 24 या 25% के आसपास ही है। ये 33 हमें कब मालूम चला? जो हमने देखा कि अगर हमने, हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स भी जरूरी हैं, अगर इनको हमने नहीं बचाया तो हम भी नहीं बचेंगे, है ना। तो इसलिए ये पॉपुलेशन, ये इतना परसेंटेज किया गया कि कम से कम 33% चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो हमारी जो डिपेंडेंस, मैंने बेसिक नीड के लिए आपको बताया, हमको कहा क्या चाहिए, नेचर से ही सारी चीजें मिलती है, बेसिक नीड से, राइट। और बाकी एनिमल्स देखो ना क्या हो रहा है, हम उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनकी जगह हम खत्म कर रहे हैं। तभी तो देखो कभी कभी शेर या लायन या चीता जो भी है, जंगल से निकल के गांव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक एरिया चाहिए रहने के लिए, जो कि हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो बात समझ, इंट्रोडक्शन जब आपको बता रहा था, समझ में आया क्या? तो अभी ये डिमांड है हमारी फूड की, है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही। हम लोग अब इसके सोल्यूशन के लिए, आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि हम लोग हाइब्रिड के बारे में बहुत सी चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया, हाइब्रिड तरीके से, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन अभी भी देखा जाए तो प्रॉब्लम है, और ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्यों है? ड्यू टू पॉपुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ रहा है, राइट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ रहा है नेचर से सारी चीजों का, है ना, जो नेचर से हमको मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो रही, प्रॉब्लम्स हो रही है ना। वर्ल्ड में एक तो प्रॉब्लम ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हम जो हर तरफ घर बनाते जा रहे हैं, मतलब अर्बनाइजेशन जो करते जा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज जो है ना, वो बढ़ती जा रही है, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। क्लियर? ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और इन सब चीजों की वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, वो हर नेचर के हर पार्ट में बढ़ रही है। मीन्स नेचर में सॉइल के अंदर भी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, एयर में भी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, वाटर में भी कंपोजिशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक पॉल्यूशन है जो आपने पढ़ा है।
ठीक है, इन सब में चेंज हो रहा है। और कंपोजिशन चेंज होने का मतलब इन सब के अंदर क्या हो रहा है, होम्योस्टैसिस चेंज हो रहा है ना। और होम्योस्टैसिस चेंज होने का मतलब ही प्रॉब्लम है। जब भी किसी होम्योस्टैसिस मतलब सॉइल का कंपोजिशन चेंज हो जाए, कोई चीज ज्यादा हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर, सॉइल की पॉल्यूशन, पर्टिकुलर पॉल्यूशन जो भी सब्सटेंस होगा। वैसे ही क्या है एयर में, वैसे ही वाटर में। बट अभी जो हम लोग रिसेंट टाइम में जो एटॉमिक प्रॉब्लम, न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या रेडिएशन कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा वाला नहीं, खराब वाला पोल्यूशन है ना। ये जो रेडियो एक्टिव यानी रेडिएशन का प्रॉब्लम है ना, ये ज्यादा डेंजर है इन कंपेरिजन हमारे जो ये ट्रेडिशनल वाली, ये तो ट्रेडिशनल वाला है ना, ये क्या है, ट्रेडिशनल पोल्यूशन है। बट ये क्या है, एडवांस है, अभी का है। हम इस पे तो कवर कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, लेकिन रेडिएशन के थ्रू जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और ज्यादा ही जल्दी से ज्यादा मतलब बहुत तेजी के साथ में नुकसान होता है। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो तुम एक चीज डिफाइन करते हैं, व्हाट इज पॉल्यूशन, राइट। पॉल्यूशन क्या चीज है, सिंपल सी बात, पॉल्यूशन वो चीज है जो अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं अनवांटेड चेंज, राइट। अनवांटेड चेंज जिसकी वजह से चेंज क्या होता है, जो भी चीज है उसका होम्योस्टेसिस चेंज हो जाएगा, और होम्योस्टेसिस चेंज होने का मतलब है प्रॉब्लम आएगी आएगी। क्लियर है, हाँ या ना। ये प्रॉब्लम्स जो होम्योस्टेसिस चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो सकता है, तो कई रीजन से हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, कई रीजन की वजह से हो सकता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे कि देखा जाए तो ये फिजिकल, केमिकल, राइट, बायोलॉजिकल, है ना। तो ये हर तरह की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। डिजायरेबल जो अनडिजायरेबल चेंज, अनवांटेड चेंज जो हुआ है, ये फिजिकल रीजन से हो सकता है, केमिकल रीजन से हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है। बात समझ में आया, हाँ या ना। नॉर्मली हम जो बात कर रहे हैं, इस बात में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम अपने बारे में ही प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे साथ जो लिविंग्स रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो, जिस पर्टिकुलर चीज या एजेंट के एकदम से बढ़ने की वजह से चेंजेस हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट, है ना। छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं मैं, एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल, है ना, याद रखिए चीज, अनडिजायरेबल चेंज और नोन एज, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। बात सुने, इंडिया में भी एक रूल आया, ठीक है, ध्यान रखना। वो कब आया था, 1986 में आया था, राइट। इन ऑर्डर टू कंट्रोल ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल पास किया, ठीक है। कौन सा, ध्यान रखना, इन्वायरमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट कह सकते हो। कब हुआ, ये 1986 में हुआ, ठीक है। उसके बाद में बहुत ढेर सारे अमेंडेंट आते रहे, बहुत ढेर सारे अमेंडेंट आते रहे। क्लियर है, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, चलो ये मैंने समझ में आई, एक बात आपको समझ में अगर आई है तो मैं आगे बात करूंगा। जैसे मैंने बताया व्हाट इज पॉल्यूशन है क्या, एनवायरमेंटल चेंज की इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पॉल्यूशन ही है। तो पॉल्यूशन है क्या, मैंने कहा ये एक अनवांटेड चेंज है, राइट, अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है।
अनवांटेड अनडिजायरेबल चेंज जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको किसी को? अमरीश, अनुष्का, इसमें कोई डाउट आपको? ओके। अब देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम होंगी, मुझे मालूम है, ठीक है जयकरण। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में काइंड ऑफ पॉल्यूशन। और ये देखो कितना इजी चैप्टर, जहां नाम लेते ही हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें अपने आप से आई होंगी, विकास हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना यहाँ पर। तो देखो पहला जो टाइप हम इसमें पढ़ते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की भी यहाँ पे बात करते हैं, राइट। बेसिस ओरिजिन बात करते हैं, और इसमें भी हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बात करते हैं नेचुरल पॉल्यूशन, और दूसरा बात करते हैं मैन मेड। और मैन मेड है इसलिए इसको नाम देते हैं एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो मैन मेड या आर्टिफिशियल बोल सकते हो, ठीक है, पॉल्यूशन। देखो अब क्वेश्चन है कि नेचुरल पॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसके भी कई रीजन है। जैसे नेचुरल पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, आप बहुत से एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, जैसे सारी एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन में CH4 का फॉर्मेशन होता रहता है, और CH4 निकलता रहता है बॉडी से, पास आउट होता रहता है। तो इसका जो बढ़ता है कंडीशन, तो उसकी वजह भी होता है ना। और ये कहाँ से मिलता है CH4 हमको, कहाँ कहाँ से मिलता है? राइस की जो क्रॉप होती है ना, कह सकते हो आप पैडी क्रॉप जो होती है ना, पैडी फील्ड्स, वहां से भी बहुत ज्यादा रिलीज होती रहती है ना। कैटल्स, ठीक है, कि इंटेस्टाइन्स में भी आप देखो, यहाँ पर भी कैटल्स के इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, निकलती रहती है। मार्सी या स्वैम्पी, जहाँ पर दलदल वाली भूमि होती है, वहां पर भी निकलती रहती है। अगर आग लग जाए जंगल में, तो वहां पर भी ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज अगर बात करें तो इनकी वेज भी हो सकता है, ठीक है। और आप देखो एटमॉस्फेरिक के लिए, अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 99.95% जो होता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से होता है, राइट। इट अकाउंट फॉर 99.95% ऑफ एटमॉस्फेरिक, ठीक है। लेकिन ये चीजें बहुत आराम से कवर की जा सकती, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ में नहीं होती, याद रखना। लेकिन जो ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से होती है, राइट, जो ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से होती है तो वो कम 0.05% है ना। लेकिन ये खतरनाक वाला है, ध्यान रखना, इसको जल्दी हम कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि तेजी के साथ में हो रहा है, नेचर इसको अपने आप से कवर नहीं कर पा रहा है, राइट। है तो ये बहुत कम मैन मेड जो है, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि ये तेजी के साथ में होता है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ, जो हमने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दो टाइप का, एक हमने बात किया यहाँ पर नेचुरल, दूसरा बात किया एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड के बारे में बात किया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, एक और हेडिंग यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन। अब आपने देखा होगा मोटर व्हीकल्स देखिए, ठीक है। और इसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, राइट। एक होता है अपने पास पॉइंट सोर्स, ठीक है। जब आप पॉइंट सोर्स के बारे में बात करते हैं,
मीन जैसे आपने कोई फैक्ट्री देखो, है ना, तो फैक्ट्री में क्या होती है, चिमनी होती है, उससे गैसेस रिलीज होती रहती है, बट वो एक ही जगह पर होता है, राइट। सीवर लाइन, सीवर देखो अगर आप बात करो, है ना, तो वहां पर ऐसा होता है, एक जगह से रिलीज होता रहता है। गैस चिमनी एक ही जगह पर रहती है, और वो क्या करती है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे घर के जो चूल्हे हैं ना, वो भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्लियर। इसके अलावा जब दूसरे नंबर पर आप बात करते हो, तो हमारे पास दूसरे नंबर पे होता है, देखो यहाँ पर क्या एक पॉइंट था, ये क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। या फिर इसे आप एक दूसरा नाम बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड, राइट, सोर्स बोल सकते हैं आप। बात सुन, इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर गैस चिमनी, तो गैस चिमनी एक छोटा सा एरिया है बेटा ना, बहुत बड़ा एरिया नहीं। लेकिन जब आप इसके बारे में बात करते हो ना, और मैं इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट के अंदर कहाँ से, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अभी तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। इसमें क्या होता है, ये वाइड है ना, इट इज ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। जैसे आप फर्टिलाइजर डालते हो खेतों में, तो क्या सारा का सारा फर्टिलाइजर जो आप डालते हो, वो पूरा का पूरा प्लांट्स यूज करते हैं? ऐसा तो नहीं होता। बहुत सा फर्टिलाइजर पानी के साथ में सॉइल में जाता है, एयर में मिक्स होता है ना, और जो वो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एयर के साथ ब्लो कर जाता है, पानी के साथ ब्लो कर जाता है ना, तो वो हम लोग को क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, किसमें आएगा, नॉन पॉइंट सोर्स या डिफ्यूज सोर्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन जो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, वो हम बात करते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पर थर्ड वन क्या है, एरिया सोर्स पॉल्यूशन। आप अगर देखो तो किसी गांव के आसपास अगर कोई शुगर फैक्ट्री होती है ना, तो या आप किसी रोड पे जा रहे हो, कोई शुगर फैक्ट्री आने वाली होती है, तो 3-4 किलोमीटर दूर से ही आपको मालूम चल जाता है कि कोई शुगर फैक्ट्री आ रही है, क्योंकि इतनी स्मेल आती है गंदी सी, है ना। ये ऐसे बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं जिनका प्रोडक्ट होता है, और जिनकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये किस में आती है ना, एक फैक्ट्री है और उसकी वजह से पूरा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो होल एरिया इज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जैसे आपने देखा हो, हर जगह पर एमआईडीसी होती है। एमआईडीसी क्या मतलब, इंडस्ट्रियल एरिया होता है। जैसे महाराष्ट्र में एमआईडीसी होती, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल बोर्ड करके समथिंग, वैसे ही हर जगह पर एमआईडीसीज होती है जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं। वो एक्चुअल में वो एरिया रहने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन हम लोग वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वहां पर क्या है, ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं, तो ढेर सारी वहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स से ये सारी चीजें रिलीज होती रहती है, जो क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम चूंकि हमें दूरी पास देखते हैं ना, जो वहाँ वर्क कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको दूरी कम पड़ती है, लेकिन नो डाउट वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा होती है, राइट। समझ में आया। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा हमने बात की माइनिंग एरिया के बारे में बात की, ये किसके बिहाफ पे है, हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन के बिहाफ पे बात करी। क्लियर है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज और बताऊंगा। व्हाट इज पॉल्यूटेंट, मैंने आपको बताया है जो कि चेंज करते हैं, हाँ ना। तो पॉल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, है ना। अब एक बात देखो, इनको कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक बात समझो, सबसे पहली बात,
सबसे पहला अगर देखें तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, पहला क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट से अगर कोई चेंजेस हो जाए, जैसे मिल्क होता है ना, तो मिल्क के प्रोडक्ट, एक मिल्क होता है, दूसरा मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं। तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट में बहुत अंतर होता है ना, आप देखते हो ना, लेकिन होते क्या है, प्राइमरी बेस क्या होता है, मिल्क होता है। तो सेम यहाँ पर अगर इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कोई और मिल जाए और मिल के इसको बना दे अलग चीज, जैसे जैसे बना दे परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट बना दे, कोई और पॉल्यूटेंट बना दे, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट से में डेरिवेट डेरिवेट हो सके, कोई रिएक्शन होके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। बात सुन रहे हैं, हाँ है ना। तो मैं एक एक चीज आपको क्लियर क्लियर बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या चीज है। ठीक है, पॉल्यूटेंट। ठीक है, परसिस्टिंग इन, कहां पर, इन द एनवायरमेंट। तो होते ही है, इन द फॉर्म इट इज प्रोड्यूस्ड, जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर व्हीकल से भी देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो मोटर व्हीकल से भी आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है प्रोड्यूस। अब इस प्राइमरी से अगर सेकेंडरी बन जाए, ठीक है, कुछ चेंजेस हो जाए और इससे कुछ दूसरा नया डेवलप हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे। बात सुन भाई, हाँ है ना। अब मैं पहला से पहले यही पॉइंट यहाँ पर आराम से लिख देता हूँ, फिर आगे देखो। ठीक है, मतलब ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसके साथ में क्या हुआ, इसके साथ में हुआ केमिकल रिएक्शंस, किसी के साथ में हुआ मानो, और इससे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्लियर है, हाँ है ना। यह कह सकते हो एक से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ना, और उनके बीच में ऐसा हो जाए, तो सेकेंडरी जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेंगे बोलेंगे। बात सुन, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे पेन हो सकता है। ठीक है, पेन होता क्या है, फुल फॉर्म भी देखते हैं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, और इसमें ओजोन लेयर भी, ओजोन लेयर नहीं, ओजोन भी हो सकता है। ओजोन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन के बनने से बनती है, और ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट करती है डायरेक्टली। क्लियर है। एक तो ये हो गया, पहला बताया मैंने आपसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा बताया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तीसरा अगर आप देखो तो हमारे पास होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। याद रखना, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात, जिसको आप काउंट कर सकते हो उन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। उन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। और जिनका असर तो दिखता है लेकिन काउंट नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। जैसे टेस्ट है ना, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, होता क्या चीज देखते हैं। These are the substances, है ना, which are not present
which are normally not present कह सकते हो, ठीक है, in environment, ठीक है, but produced by human activity कह सकते हो, by human activities। जैसे आपको मालूम है ना, ये नेचर में इंसेक्टिसाइड्स है नहीं, लेकिन हमने प्रोड्यूस कर दिया। नेचर में फूड चेन है, लेकिन इंसेक्टिसाइड के हिसाब से उसे देखा है तो नहीं। क्लियर है, हाँ या ना? तो क्वालिटेटिव का मतलब समझ में आया, जैसे किसी भी चीज का ज्यादा हो मिक्सअप हो जाना अपने आप से नेचर में नहीं है, मिक्सअप हो जाए तो उसके जो उसकी क्वालिटी खराब होती है उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, राइट, उसे बोलेंगे क्वालिटेटिव। और सेकेंड जो है इसमें मैंने आपको बताया था, क्या है अपने पास, क्वांटिटेटिव, जिसको आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यहीं पर नहीं कहीं भी यूज होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो इसका मतलब समझ में आएगा, कहीं भी, यहाँ ही नहीं कहीं पर भी यूज होगा तो क्वालिटेटिव का मतलब और क्वांटिटेटिव का मतलब एक ही रहेगा, जिसके साथ में लगेगा वैसा हो जाएगा, राइट। अब देखो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, 0 पॉइंट्स में। तो भी थ्रेशोल्ड जो भी इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कम ही है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को ऊपर क्रॉस करता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जबकि वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो कार्बन एसिमुलेशन भी तो नहीं होगा, मींस फोटोसिंथेसिस भी तो नहीं होगा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर है, आया ना? मैं छोटा सा यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ ये चीज, राइट। देखो यहाँ पर दिस बिकम पॉल्यूटेंट, ठीक है, ओनली when their concentration ठीक है, आप कह सकते हैं रीचेज या क्रॉसेस, है ना, किसको, जो भी इसका आपने एक, हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसके बाद में जाने पे नुकसान है, राइट। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जाने पे प्रॉब्लम है, राइट। जैसे एग्जांपल आपने लिखा है यहाँ पर CO2। अब CO2 की शुरुआत में अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है, तो फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, राइट। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस बढ़े तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको मालूम है स्टोमेटा क्लोजर हो सकता है, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है और हमको भी नुकसान हो सकता है, राइट। अब इसके बाद में और जब बात करते हो तो अगेन पॉल्यूटेंट दो टाइप, और मतलब दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या है, एक तो अपने पास क्या है, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ये होते हैं जिनको कि हम उसके उसके किसमें कंपोनेंट्स में चेंज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, राइट, हाँ या ना। और दूसरी बात करें तो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, सालों तक पड़े रहते हैं, फिर भी क्या होता है बेटा, उसी फॉर्म में पड़े रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बात सुनना है क्या, ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। सभी लोग हैं क्या, हिताक्षी, जयकिरण, थोड़ा सा ये चैप्टर निकलने के बाद आपको मजा और आएगी, क्योंकि बस ये दो चैप्टर डेटा पे होते हैं, ज्यादातर चीजें आप जानते हो। मैं चाहूँ तो उसको केवल एक्सप्लेन करता जाऊँ, तब भी आप अपने मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, सिंपल सी बात, यहाँ जो वेस्ट होता है, यहाँ भी जो भी वेस्ट होगा वो कैसा होगा, इजीली आप उसे डिकम्पोज कर सकते हो, राइट। समझ में आया? तो कह सकते हो ये कैसा वेस्ट है, तो सिंपल सी बात आप कह सकते हो, दीज आर
इजिली डिकम्पोजेबल। ठीक है, क्लियर। बाय नेचुरल प्रोसेस, अपने आप से होता रहेगा, हमें कुछ खास नहीं करना पड़ता इसमें। ठीक है, और चाहे तो कुछ यहाँ पर आप कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये अपने आप से डिकम्पोज होता रहता। ठीक है बेटा, ठीक है। और डिकम्पोज कौन करता है? ज्यादातर तो माइक्रोबियल्स ही करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं आर्टिफिशियल, उसे भी कौन करते हैं, तो उसे भी माइक्रोब्स ही करते हैं, राइट। समझ में आया? माइक्रोबियल एक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लोग डोमेस्टिक सीवेज का करते हैं। आपको मालूम है ना एक चीज, अगर आप लोग गांव से जुड़े वाले हैं, हमारे हम सबके गांव में हर जगह पर गाय भैंस की खेती होती है ना, खेती होती है, हमारे यहाँ पास गाय भैंस हम रखते हैं। तो जो काउ डंग वगैरह होता है, बेफेलो डंग वगैरह होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम एक जगह पे डिकम्पोज करते रहते हैं, रखते रहते हैं, और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर उसको हम अपने खेतों में डालते हैं, याद है ना, जिससे फर्टिलिटी बढ़ती है, जिससे क्या होती है, फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। क्लियर? तो ये याद रखना है यहाँ पर। तो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिसे जो जो माइक्रोब्स के इम्पैक्ट से अपने आप से ही टूट सकता है, उसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, जो अपने आप से डिकम्पोज नहीं होता है, भले ही सदियों तक पढ़ा रहा है, सदियों तक पड़ी रहे। जैसे आपने कहा था प्लास्टिक, हमने बात की थी कुछ देर पहले, प्लास्टिक जो है, पॉलिथीन, यानी कि अगर आप उसको जमीन में डाल दो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी बहुत सालों तक, डिकम्पोज नहीं होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो तो कंपोनेंट में चेंज हो जाएगी, लेकिन ये चेंज ही नहीं होती, राइट। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर छोटा सा ही लिख देता हूँ, नॉट डिग्रेडेड, है ना। समझ में आया? अगर तुमसे पूछा जाए क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत 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 स्लो, यानी वेरी वेरी कह सकते हो, स्लो पेस में हो रहा हो, तो भी आप बोल सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट, लेकिन हर चीज के लिए नहीं। बात सुन रहा है? अब जैसे एग्जांपल, हम सभी लोग खाना पैक कराते हैं, तो खाना पैक किस में होता है, हम्म, एल्युमिनियम फॉयल में होता है ना, पैक्स में होता है ना, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। आप देखो, आपने नाम तो सुना है मरकरी, ये भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये हमारे से पॉल्यूटेड के फॉर्म में वाटर में जाते हैं, वाटर से मछलियां खाती हैं, और मछलियों को बड़ी मछली खाती है, फाइनली हमारे अंदर भी आ जाता है, जिसके प्रॉब्लम होती है, मिनीमाटा डिजीज होती है। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज होती है। फिर है, और कह सकते हो कंपाउंड्स ऑफ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हो फिनॉल्स। ठीक है, ग्लास। ठीक है, ग्लास सुपर कूल लिक्विड होता, मालूम ही है, डीडीटी। अभी इंडिया में तो बैन बैन नहीं है, बाकी जगहों पर ये बैन हो गया है, डीडी बीएचसी, है ना। बीएससी का हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड के फॉर्म में, बाकी यहाँ पे चल रही है ये सब, बाकी इंडिया के बाहर नहीं चल रही है, सब बैन हो गई है। हम क्योंकि वी आर डेवलपिंग, दैट्स वाई हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा, जो टाइप्स थे, राइट। अब आगे हम चलेंगे यहाँ पर, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अमरीश, अनुष्का, सीताक्षी, जय किरण और रिधम, शीतल, नितिन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको? समझ में आ रहा है पक्का? तो अमरीश हम आगे चलते बेटा, देखो। ठीक है, ओके, साक्षी, शीतल, गुड।
दूसरा है, देखो इसको भी आपने पहले से ही पढ़ा है लेकिन हम बात करेंगे। ठीक है, लिखते हैं क्या है, एयर, या फिर आप कह सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो एयर पोल्यूशन हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आए हैं। छोटी क्लास से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। जब कभी भी ऐसे लिखने को आता था, मैं तो इसी पे लिखता था, क्योंकि लिखना कुछ भी लिख दो चलता था। हाँ है ना। तो आपने भी देखा ही होगा, भले ही मेरे जैसे आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन लिखा तो जरूर होगा। हम्म? तो हम आगे चलते बेटा देखते हैं अब। ठीक है, सोर्स क्या हो सकता है, एक बात समझ लो फिर से। एयर का जो नेचुरल कंपोजिशन है ना, जो नेचुरल कंपोजिशन है, यानी कि आप कहो कि इसका जो होमियोस्टेसिस है ना, ये चेंज हुआ कि प्रॉब्लम हुआ। तो ये किसी भी पर्टिकुलर टाइप के पॉल्यूटेंट का, किसी भी पर्टिकुलर टाइप की चीज की बढ़ने की एक रेशियो को हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं सोर्सेज क्या है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, वेरियस सोर्सेज के बारे में। और देखो ये सारी चीजें आपको पहले से आती है। ठीक है, आज के टाइम में हम सबके पास क्या है, गाड़ियां हैं। और गाड़ियों में हम क्या यूज करते हैं, इस टाइम की सबसे महंगी चीज, लाइक हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल्स वगैरह, डीजल वगैरह। और इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ये बहुत बड़ा कॉज है, आप देखोगे कई चीजों में, एयर पोल्यूशन में, सॉइल पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में, बहुत जगहों पर ये फॉसिल फ्यूल रोल प्ले करता है। राइट। दूसरी बात, फैक्ट्री, इनका यूज कहाँ पर होता है, जैसे आप अपनी व्हीकल्स यूज करते हो, तो व्हीकल्स में भी तो यूज होता है ना इसका, फैक्ट्रियों के अलावा, है ना, फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, हमारे पास में क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं। इंडस्ट्री से भी तो गैसेज निकलती है ना, राइट। इसके अलावा आप देखो, नेचुरल तरीके से वैल्कनोज वगैरह फटती रहती हैं, इरप्ट होते रहते हैं, है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया क्या, लाइक आप कह सकते हो यहाँ पर वैल्केनिक इरप्शंस हो गया। कभी कभी जंगलों में आग आग लग जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है ना, बोल सकते हो फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत ढेर सारी मेटलर्जी, मतलब और से आप क्या करते हो, मेटल का फॉर्मेशन करते हो, राइट। तो कह सकते हो यहाँ पर मेटलर्जिक प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस जो होती हैं जिनसे हम उनको प्योरीफाई करते हैं ना, वो सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब एयर में जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। ये समझ में आया आपको, पॉल्यूटेंट इन एयर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ जो मैंने अभी बात की। फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किया, इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स के बारे में बात किया, इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया, नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात किया, जैसे वल्कनस का इरप्शन हो जाए, या फिर लैंडस्लाइड हो जाए, या फिर फॉरेस्ट में आग लग जाए, ये सारी चीजें, है ना। साथ में बात की मेटलर्जिक प्रोसेस। ये पांच हमने बात किया पर सोर्सेज किसके बारे में, जिससे कि एयर पॉल्यूशन चेंज होता है। अब देखो जो पॉल्यूटेंट है वो दो टाइप के हो सकते हैं, हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे जैसे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है अपने पास गैसियस के बारे में अगर बात करें, राइट, मटेरियल जो एज अ पॉलिटिकल वर्क करते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है,
दूसरा यहाँ पर क्या है, पार्टिकुलर के फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों टाइप के होते हैं, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, अब इन सब में हम बात करेंगे सबके बारे में, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात करते हुए चलेंगे, और मैं सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा आपसे यहाँ पर गैसियस के बारे में। मैं देखो इसमें ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं क्या कहता हूँ कि चैप्टर जल्दी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा मॉड्यूल को भी ध्यान दोगे तो, राइट। देखो यहाँ पर मैं मेन पॉइंट लिखूंगा, बाकी आप देखिएगा। ठीक है, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट याद रखना कहीं भी। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें क्या क्या सब्सटेंस आते हैं, तो आप कह सकते हो वोलाटाइल जो गैसेस है ना, वोलाटाइल जो सब्सटेंसेस है वो भी इसमें आते हैं। गैसेस के साथ में वोलाटाइल सब्सटेंसेस भी इसमें क्या आते हैं। गैसेस तो ही है, प्लस गैसेस तो है ही ना, प्लस वोलाटाइल भी इसमें आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। आपने बहुत सी चैप्टर पढ़े होंगे, तो इसमें एक चैप्टर लास्ट है 12th 11th में पढ़ा था, चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो वहां आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजन को बाइंड करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकती है। तो आपने वो पढ़ा था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड्स को 200 टाइम तेजी के साथ रिएक्शन कर सकती है ना। तो ये नुकसानदायक है ये। बात समझ में आया? देखते हैं यहाँ पर इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हुए चलते। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एयर के अंदर एक मेजर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, कह सकते हो यहाँ पर ये कैसा है, तो एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और ये बनता कैसे है, अगर किसी फ्यूल का इनकम्प्लीट, जैसे फॉसिल फ्यूल है व्हीकल्स के अंदर, है ना, उसका इनकम्प्लीट अगर बर्निंग होता है, कंबशन होता है, तो ये बनता है। ठीक है, इसका ध्यान रखियो, फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, कहां पर, तो मैंने आपसे पहले बताया ऑटोमोबाइल्स बहुत खतरनाक रोल प्ले करती है, हमको सुविधा तो प्रोवाइड करती है, लेकिन साउंड भी, एयर भी, वाटर भी, सब सॉइल भी, हर टाइप के पॉल्यूशन में ये रोल भी प्ले करते हैं। मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 200 टाइम, है ना, मोर एफिनिटी, मैंने आपको पहले बताया, है ना, किससे, देन ऑक्सीजन, किसके लिए, फॉर हीमोग्लोबिन। क्लियर है, टॉक्सिक ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो क्या है बेटा, ये हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक, मैं मेन चीज आपको बताऊंगा। अब आप सोचो ना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर गया तो ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचेगी ना, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। इस कंडीशन में हो सकता है कि इंडिविजुअल की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, है ना, डेथ हो जाए। तो इस कंडीशन को हम बोलते क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कुछ हो जाए तो बोलते क्या है। आपने ये चीज उसी टाइम पे पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा टाइम तक ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बचोगे कैसे, मान लो ऐसा हो गया। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी के एसी चला के उसमें सो जाते हैं और विंडो बंद रखते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर बाय द वे ऐसा कभी हो ही गया है तो, और आपकी कश्मीर साइड में अगर आप देखो तो वहां पर एक चीज होती है, लोग कोयला जला के सोते हैं रात में, है ना, ठंडक होती है तो लोग कोयला जला के सोते थे।
तो कोयला से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो क्या करता है, हमको एक मीठी नींद में सुला देता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलो अगर हमको मालूम चल गया कि किसी पर्सन को ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको धूप में लेके जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल तो लेके जाना ही जाना है, धूप में लेके जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री एटमॉस्फेयर में रखोगे तो भी वो वहां से रिलीज हो सकता है, राइट। या तो हाई कंसंट्रेशन किसका, ऑक्सीजन वाले कंडीशन में जाओगे तब भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है, चलो इसका इलेक्शन। दूसरे नंबर पे जो है पॉल्यूटेंट, वो इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। और C2 मैंने आपको पहले बताया कि ये एक लेवल तक तो बहुत अच्छा काम करती है। एक लेवल तक क्या करती है, जब तक एक लेवल तक क्या करती है, फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है ना, लेकिन उसके बाद में ये प्रॉब्लम करने लगती है। तो क्या करती है, तो हमने कहा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देती है ना। ये क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में मालूम है ना आपको क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना, करता क्या है बेटा ये, तो इट कॉजेज, अगर ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हमको हेडेक की होने लगेगी। ठीक है, हेडेक की होने लगेगी और सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह होने लग सकती है। क्लियर है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो यहाँ पर नंबर 3 पे जो बात करते हैं, वो हम बात करते हैं SO2 के बारे में, या SO3 के बारे में बात करते हैं। कुछ कुछ जगहों पर बुक में SOX भी लिखा होता है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जानते हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। और कहाँ पर होता है, जो कोल होता है ना, कोल, सल्फर कंटेनिंग कोल जो होता है, सल्फर कंटेनिंग कोल को जलने की वजह से इसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो सिंपल सी बात रखी बात, मोस्ट हार्मफुल। ठीक है, समझ में आया, गैसियस पॉल्यूटेंट, ये तो याद ही रहेगा। ठीक है, और कहां से आता है, अगर कोई सल्फर कंटेनिंग, सल्फर में ऐसे भी चलेगा, पूरा लिख देता हूँ, सल्फर कंटेनिंग अगर कोई है ना, कूल, इसको जला दो, बर्न करने पे SO2 बनती है या SOX बनता है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ से आता है, जो स्मेल्टर्स होते हैं, और स्मेल्टर्स, स्मेल्टर्स जिसमें हम लोग कार्बन यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, जहाँ पर हम ऑयल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ना। तो यहाँ से भी क्या निकलता है, SOX निकलता है। SOX में इसलिए लिख रहा हूँ कि दोनों आ जाएगा बेटा। क्लियर है, ये क्या करता है, इनका कॉज हमको नुकसान क्या करता है। रिस्पायरेशन पढ़ा है आपने, इसमें आपने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, आपने पढ़ा है लिंक रिएक्शन, आपने पढ़ा है क्रेब्स साइकिल, और आपने उसी में पढ़ा है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। तो ये प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोकते हैं, राइट। ठीक है, इट इनहिबिट ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल इन प्लांट्स। क्लियर है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलो। ठीक है, बात समझ में आई क्या। इनकी वजह से एसिड ड्रेन हो सकती है। ठीक है, तो लिख देता हूँ, इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपने दिल्ली का नाम तो सुना, राइट। जैसे वहां स्मोक होता है वैसे ही यहाँ पर, और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्टोन कैंसर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो ताजमहल है उसकी जो मार्बल्स हो, ये येलो हो रही है, क्षय हो रहा है,
तो इसको बोलते हैं हम स्टोन कैंसर भी बोल सकते हैं, उसको हम स्टोन कैंसर भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना, हाँ या ना, बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो बात करनी है, नेक्स्ट हमें जो बात करनी है, एक मिनट, यस सर, ओके बेटा, उसका हमें बात करनी है इसमें नाइट्रोजन, राइट, ऑक्साइड के बारे में, किससे क्या होता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रो फोटोकेमिकली प्रोड्यूस होती है एयर में। अगर बात करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी होती है, डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से भी इनका प्रोडक्शन होता है, राइट। और ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। साथ में आप देखोगे तो ये रेस्पिरेटरी ट्रेवल्स में हम लोगों में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में एक और हम बात करेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन्स के वोलेटाइल के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मार्स गैस, मार्स गैस का मतलब मीथेन वगैरह ही बात करते हैं, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन, अनबर्न डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं, राइट। इनसे क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन कर लेता है, इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आज नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको यही तक करूंगा साथ में, लेकिन आपसे कहना है कि आपका जो मॉड्यूल है आप एक बार उसको भी देखते चलो, उसमें जो डाउट्स है चीजें हो आप पूछो मेरे से। उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको भी एक बार करिए, ठीक है। और सेकंड थिंग की जो आपका प्रॉब्लम जो आती हो मुझे बात करते जाओ, जैसे लास्ट टाइम अभी चैप्टर 1 टेस्ट हुआ, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हो तो आप मेरे को डिस्कस करो बेटा, ठीक है। आज यहीं तक। नमस्कार, हिताक्षी, जयकरण, नितिन एंड शीतल, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बेटा। तो मैं अभी इधर से मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है। ओके जयकरण, शीतल, हिताक्षी और अनुष्का, बाय। एंड आपको हैप्पी दिवाली एडवांस में। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मैं इधर से एंड करता हूँ अनुष्का एंड शीतल।